Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about atoms and molecules. In previous class, we have discussed about element and compound. So, what is element? Element is the simplest form of matter that cannot be divided anymore. एलिमेंट क्या था? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर था जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं और जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, यही मैंने बताया था। और क्या बताया था आपको? कंपाउंड, वन और मोर देन वन एलिमेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलके आपका कंपाउंड बनाते हैं। सो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है पता है? एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। मैंने क्या बताया? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। अगर समझना है तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। एटम जो है एक एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड। सो व्हाट क्या बोल सकते हैं हम लोग? एलिमेंट, जो एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। मतलब बहुत सारे एटम मिलके एटम बनाते हैं, बहुत सारे एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम मेट ए एलिमेंट। एक एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होगा, एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होता है, एलिमेंट में ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट लेंगे जैसे कि आयरन लेते हैं, आयरन में क्या होगा? आयरन एटम ही होगा। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन एटम होगा। तो जो एलिमेंट में उसी का एटम रहता है। और मॉलिक्यूल क्या है? ये मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होता है? एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म कंपाउंड, तो ऐसे एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये तो मैंने समझने के लिए बताया। चलो थ्रोली देखते हैं। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea about divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. BC means before Christ। मतलब ये बहुत ही पहले जो डिविजिबिलिटी आइडिया है इंडिया में ही था। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go back on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. तो पहले के ज़माने में जो थे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर जो थे, उन्होंने जो एलिमेंट का अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, इसके बारे में वो लोग बहुत ही मतलब ताज्जुब की बातें करते थे। दे आर वंडर अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। बट ये जो एटम का आइडिया है, एटम का आइडिया है 500 BC, मतलब बहुत 500 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, रेडी मतलब आफ्टर डेथ। तो 500 BC में क्या हुआ था? एक फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, यानी इंडियन फिलोसोफर नेम महर्षि कन्नड़, गिव द आइडिया that if we divide matter then we will get smaller particles, and if we ultimately divide, मान लो चलो क्या बोले थे? if we divide matter then we get smaller particle, further we divide then we will get further small particles, if we divide then further we get small particles, ultimately a stage come when we cannot be able to divide the matter। एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद हम उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। He named this particles as परमाणु। उसके नाम उन्होंने क्या दिए थे? परमाणु दिए थे। मतलब ये जो एटम को परमाणु जो बोलते हैं, हिंदी में इसको परमाणु बोलते हैं। तो इसका आइडिया बहुत पहले इंडियन के जो फिलोसोफर थे वो दिए थे, बस उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम माइक्रोस्कोप का डिवाइड ही नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन को किससे देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। सो ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि 500 BC मीन्स द इंडियन आर सो मच इंटेलिजेंट। अगर आप देखोगे तो इंडियन आर बहुत सो मच इंटेलिजेंट। लाइक लॉन्ग बैक एगो आवर
philosopher, our Indian philosopher has discovered the Paramanu. They have given the idea of Paramanu. Okay. How can we told that our Indian are knowledgeous person like Qutb Minar. Qutb Minar. No doubt it is an Persian style of architecture, the Persian style of architecture, but the Indian people are made this. But still there is no roasting on the pillar of the Qutb Minar. वहाँ पे एक पिलर है, वहाँ पे स्टिल कोई रोस्टिंग नहीं, वहाँ पे सामने एक स्तंभ है, वहाँ पे स्टिल नो। देखिए अब और कैसे बोल सकते हैं इंडियन आर ग्रेट आर्टिस्ट। लिविंग चोला टेम्पल देखे होंगे, लिविंग चोला टेम्पल, उन्होंने एक ही ग्रेनाइट पत्थर से पूरा लिविंग चोला टेम्पल बना दिए हैं। मीन्स आप समझ सकते हो दैट इंडियन आर सो मच टैलेंटेड एंड दे हैव द वैरायटी ऑफ आइडिया एंड टेक्निक इन फील्ड ऑफ क्राफ्ट्स एंड स्टिल द साइंटिस्ट कैन नॉट बी एबल टू प्रूव हाउ द एंशिएंट पीपुल मेड दिस। ओके, ये तो हो गया आगे का बात। फिर महर्षि कन्नड़ के बाद और एक फिलोसोफर आए थे, पक्कुधा कात्यायामा। Another philosopher, Pakkudha Katyayama, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matters. What he told that the particles that we get after dividing the matter, जो पार्टिकल हमको मिलता है, आपका जो मैटर को डिवाइड करने के बाद जो पार्टिकल्स मिलता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, दैट एग्जिस्ट इन द कॉम्बाइंड फॉर्म व्हिच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स, दैट द पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट, मीन्स दे आर एग्जिस्ट इन कॉम्बाइंड स्टेट एंड दिस पार्टिकल्स गिव अस ए वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी मूव, स्टिल वी हैव नॉट कम टू द एटम एंड कंपाउंड, वी आर ओनली लुकिंग द हिस्ट्री ऑफ द परमाणु। Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles often cannot be divided further. In the same manner, means in the ancient time, the time which is not specified here, we can tell that two philosophers, Democritus and Leucippus, they also suggest that when you dividing matter, ultimately a stage comes. When we divide matter, like this is a matter, if we divide this matter, ultimately a stage come that we cannot be divided further. अगर हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे तो पार्टिकल्स जो मिलेगा उस पार्टिकल्स को अगर हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर हमको उस पार्टिकल्स को और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ये अगर ऑब्जेक्ट हो गया है, इसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम इसको डिवाइड और नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रिटस कॉल दिस इनइनर पार्टिकल्स एटम्स। डेमोक्रिटस तो पहला टर्म कौन यूज किया था? डेमोक्रिटस इस एटम्स का टर्म को यूज किया था। डेमोक्रिटस यूज दिस टर्म फर्स्ट टाइम। एंड देन आता है 18th सेंचुरी, देन द मॉडर्न एरा आता है। तो हमने पढ़ लिए थे so who is the first person to use the term atom? Democritus. This is an important GK in science. Remind this, Democritus first person to use the term atom. But still you cannot tell who discover atom. आप अभी नहीं बोल सकते कि कौन एटम डिस्कवर किया था। इससे पहले तो आपका महर्षि कन्नड़ ने आइडिया दिए थे, वो कभी एटम नहीं बोलते, उसको परमाणु बोले थे। जो एटम का टर्म जो पहला यूज़ किए थे डेमोक्रिटस ने, तो हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रिटस जो है फर्स्ट एटम को डिस्कवर किए थे। लेकिन आप ऑप्शन देख के ही जीके का आंसर देना, क्योंकि इसका आंसर जॉन डाल्टन भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो साइंस जो मानता है उस थ्योरी दिए थे जॉन डाल्टन ने। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Antonio Lavoisier laid the foundation of chemical substances of chemical science by establishing two important laws of chemical combination.
Anthony Lavoisier laid the foundation of two chemical reactions that is very much important in the field of science, that is law of chemical combination and the law of conservation of mass or law of constant. The two law are law of constant proportion and law of conservation of mass. These two law are very much important, and these two law combinedly made law of chemical combination. So लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलने से क्या समझोगे, इसमें दो लॉ आता है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मास वाला के लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि किस प्रोपोर्शन से बना हुआ है. सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन. द मास फॉर ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिस्टम मानते हैं, इफ द केमिकल रिएक्शन इज ए सिस्टम, देन in the system mass neither be created nor be destroyed. So you can tell that law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed. So what does chemical reaction do? In a chemical reaction what happen? Mass neither be created nor be destroyed, means in a chemical reaction always mass remains same. So what is the law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. It always remains same in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है या तो फिर क्रिएट नहीं होता है, ये सेम रहता है. जितना प्रोडक्ट की साइड में रहता है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास रहता है, आपका राइट हैंड साइड में भी उतना ही मास रहेगा. सो द मास इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द मास इन द right hand side. So what is law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It will always remain constant. Then next, law of constant proportion. What does the law of constant proportion said? According to the law of constant proportion, compounds are made in a fixed proportion. Compound were made by combining atoms in a fixed proportion. जो compound बनता है, जो compound form होता है, वो एलिमेंट का फिक्स प्रोपोर्शन का कॉम्बिनेशन के बाद ही फॉर्म होता है. मतलब किसी भी अमाउंट में हम डाल देंगे तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंपाउंड फॉर्म होता है. सो पहले कंपाउंड की बात करते हैं. इसलिए कंपाउंड जो है आपका 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से बनता है. 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, मोर देन 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स से आपका क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है. तो जो कंपाउंड, जो ये एलिमेंट जो कंबाइन होंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, मीन्स द एलिमेंट्स आर कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन टू मेक कंपाउंड्स. ये एलिमेंट जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होंगे? कंबाइन होंगे या कंपाउंड बनाने के लिए. जैसे कि आपका एमोनिया का बात करते हैं, NH3 एमोनिया, तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन 14 रेशियो में होगा तो आपका हाइड्रोजन 3 रेशियो में होगा. ठीक है. कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब इसमें मास को हम लोग लेते हैं. ठीक है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स द मास ऑफ द नाइट्रोजन मस्ट बी 14 टाइम्स एज कंपेयर टू द hydrogen. If it total 17 unit, if there is total 17 unit of mass in ammonia, then 14 unit must be ammonia and 3 unit must be hydrogen. चलो एक कॉमन फार्मूला लेते हैं H2. आप पढ़ते आ रहे हो, वाटर का फार्मूला जो है H2O है. तो यहाँ पे the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is 1:8. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना है? हाइड्रोजन 1 हुआ तो ऑक्सीजन 8 होगा. मीन्स 1:8 रेशियो में वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. 1:8 रेशियो, 1 रेशियो में हाइड्रोजन कंबाइन करेगा और 8 रेशियो में ऑक्सीजन में क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है आपका कंबाइन करेगा 1:8 रेशियो में. हम क्या बोल सकते हैं? जब 9 ग्राम, सो व्हेन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, सो व्हेन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेट एंड 1 ग्राम ऑफ
hydrogen will liberate. Means here hydrogen and oxygen combine in fixed ratio, and the mass of oxygen to the mass of hydrogen दोनों का रेशियो कितना है 8 होगा, तो ये 1 होगा. मीन्स ऑक्सीजन 8 टाइम्स रहता है और आपका हाइड्रोजन 1, तो 1:8 रेशियो याद रखना. 1:8 क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बाइनिंग रेशियो है. फिर बात करते हैं एमोनिया. मास ऑफ एमोनिया इज 14 and it is 3. Means here the nitrogen and hydrogen always present in the ratio of 14.3, 14:3 by mass. अगर उसका मास का रेशियो देखा जाए तो 14:3 रेशियो में यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट कंबाइन हुए रहते हैं वो उनके मास का डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं. सो व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. So these two law, the law of constant proportion and the conservation of mass and the law of constant proportion, both are very important question. Sorry, very important law. जब तक आप साइंस पढ़ोगे ये आपको काम आएगा. कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. जो मास जो है आपका एक केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट कर पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ये कांस्टेंट रहता है. मीन्स द मास इन केमिकल रिएक्शन कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम इन द केमिकल रिएक्शन. मीन्स को मत देखिए, इसको समझिए. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास रहता है राइट हैंड साइड में उतना ही मास फॉर्म होता है. फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. क्या बोलता है, जब कंपाउंड फॉर्म होता है, जब एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म होता है तो एलिमेंट जो है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं. उनके मास का कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वो लोग कंबाइन करते हैं. मीन्स व्हेनेवर एनी केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट देन द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास. मीन्स द कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम द कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय देयर मास. दिस इज द टू लॉस. Then we study about Dalton atomic theory. It is also a very important theory. तो फर्स्ट टाइम आपका 1909 में आपका दिए थे जॉन डाल्टन, आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. 1909 नहीं, आपका 1809, मैं भी 1809, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है. 1809 नहीं है शायद. So let's look Dalton atomic theory. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element or compound or a mixture, is composed of small particle called atom. Dalton atomic theory क्या बोलता है कि एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, एक स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होता है जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. क्या है पोस्टुलेट्स जो दिए थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल कॉल एटम. जितने भी मैटर हैं एक स्मॉल पार्टिकल से टेनी पार्टिकल से बने हुए हैं, उनको हम लोग एटम्स बोलते हैं. और ये एटम जो है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं. दिस एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल कॉल एटम्स एंड दिस एटम्स आर टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. देन सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम्स जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है. क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट नहीं कर सकते कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. मतलब एटम को हम लोग नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. सो व्हाट इज सेकेंड पोस्टुलेट्स? एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स मीन्स दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट,
एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक ही एलिमेंट को लेंगे तो उसका जो सारे एलिमेंट्स है सिमिलर होंगे। जैसे कि आयरन लेते हैं, मीन्स वी टेक आयरन इज एलिमेंट, सो ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट है सेम मास। जितने भी एटम होंगे आयरन में सेम मास होगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टी सारे एटम्स का सेम होगा। एक ही टाइप का एटम है तो उनका जाहिर सी बात है उसका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगा। देन फोर्थ पोस्टुलेट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी हिंदी में बताता हूँ। देखो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट में क्या होगा, एक ही टाइप का एटम होगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट हो गए तो डिफरेंट एटम होंगे और उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। अगर उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और वी कैन सिंपली टोल दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट का जो मास एटम्स होगा उनका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा और मास भी अलग ही होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, एटम कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम कॉम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। आपका एटम जितने भी एटम है वो होल नंबर में कंबाइन करें, कोई भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं। कंपाउंड फॉर्म करने के लिए कंपाउंड जो है फ्रैक्शन में वो फॉर्म नहीं करेगा। कंपाउंड जो है ये एलिमेंट अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो वो होल नंबर में ही आपका कंबाइन करेगा। तो एटम अगर मॉलिक्यूल बना रहा है, एटम अगर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, अगर एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो ये एटम जो है एक फिक्स नंबर में कंबाइन होंगे, जो कि एक फिक्स होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे, ना ही ये आपका फ्रैक्शन में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसको HO हाफ में नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन मिला के आपका वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं H2SO4। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एक S और 4 O मिला के H2SO4 बना रहे हैं। ये तो अलग सी बात है, ये आयन का वाला है, लेकिन एक होल नंबर में ही ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला 4 लॉस, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 4 लॉस, द फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। और याद रखने वाला बात है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।